Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में देखेंगे हम अपना हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 10 जो कि है परीक्षा। परीक्षा मतलब किसी भी चीज़ का टेस्ट या किसी भी चीज़ का इम्तहान, है ना जी। देखो लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लिया था। हमने देख लिया था बच्चे की परीक्षा किस बारे में है ना। एक दीवान को मतलब एक दीवान अभी रिटायर हो रहा है, जो सुजान सिंह है वो रिटायर हो रहे हैं अपनी पोस्ट से और उनको किसी और को अपनी पोस्ट पे रखना है, तो उसके लिए चुनाव तो करना पड़ेगा, परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। तो ये चैप्टर कुछ उसी बारे में है, ठीक है जी। क्योंकि लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन हो चुका है तो ये वीडियो रहेगी हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज वीडियो। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज क्लियर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर ले, लेकिन एज यूजुअल एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बच्चे देखेंगे हम इस चैप्टर का एक शॉर्ट समराइजेशन, जिससे कि विद इन अ फ्यू मिनट हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा, फ्रेशन अप हो जाएगा और जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। कर लेंगे बच्चे। तो देखिए बच्चे, चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन को स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर के नेम के साथ ही, जो कि है परीक्षा, ठीक है। परीक्षा मतलब इम्तहान, ठीक है। देखेंगे, जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई, जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु दास से श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब मेरी अवस्था भी ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही, किंतु कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक कामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे, बहुत समझाया लेकिन जब दीवान साहब ने न माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यह शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। नेक्स्ट है, दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है, जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे, वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हस्तपुष्ट होना आवश्यक है। मंदागिन के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वो इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। नेक्स्ट है, इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद पर और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नई फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ था। रंगीन इमामे, चौगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे, लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनत की कैद न होने पर भी सनत से तो पर्दा तो ढका रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। हर एक मनुष्य अपने जीवन को बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर 9 बजे दिन तक सोया करते थे, आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर द स और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर
नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। मिस्टर लॉ को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। लोग समझते थे 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। नेक्स्ट है, लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था। इन बगलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। नेक्स्ट है, रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुष लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझ जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता कि कोई लहर चढ़ती बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंखों और चेहरे से झलक रही थी। हांफते हांफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को इस नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई मालगाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ इतना अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसककर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम नहीं लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नजर नहीं आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इस बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडा लिए घूमते घामते उधर से निकले। नेक्स्ट है, किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिसमें सहानुभूति नहीं थी। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी नहीं था। लेकिन उसी समय उस समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया। उसे किसान की सूरत दिखते ही सब बातें ज्ञात हो गईं। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा,
मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ। अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। नेक्स्ट, किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा थी, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। नेक्स्ट है, किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से मोती ही मिलता है। नेक्स्ट 5th पार्ट है, निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवान के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा करें। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार से कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन पर हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकी नाथ शाह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा, वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। ठीक है जी, तो ये था हमारे इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन देख लिया, चैप्टर फ्रेशन अप हो गया। तो बच्चे बारी आ जाती है इस चैप्टर की एक्सरसाइज की, है ना। एक्सरसाइज में सबसे पहले वी हैव पाठ से मतलब टॉपिक है, जिसके अंदर पहला टॉपिक हमें मिलेगा मेरी समझ से। मेरी समझ से में है
आइए अब हम कहानी परीक्षा के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें क है, आपकी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए। आपकी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए। देखो, हमारे पास यहाँ 2 क्वेश्चन हैं, उनके बच्चे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। आपको जो ऑप्शन भी सही लगता है, ठीक लगता है, उसके सामने आपको बनाना है बच्चे एक स्टार। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन पे एक स्टार बनाना है। फर्स्ट देख लेंगे, महाराज ने दीवान को ही उनका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा? महाराज ने दीवान को ही उनका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा? क्यों सौंपा था महाराज ने दीवान को कि भैया अपना उत्तराधिकारी आप खुद ही चुनिए, आप हट रहे हो इस जगह से, तो एक नए दीवान को आप ही चुनकर लाएंगे। क्या क्वालिटी उनमें दिखी थी कि उस वजह से कि उन्होंने उन पे इतना भरोसा कर लिया दीवान पे कि नया दीवान चुनने का कार्य उन्हीं को ही दे दिया गया। देखो, उनकी सादगी की वजह से, उनके उदारता की वजह से, उनके बल की वजह से, या उनकी नीति कुशलता की वजह से? बताइए। देखो, जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा है कि वो बहुत नीति कुशल व्यक्ति थे, है ना, मतलब न्यायवादी व्यक्ति थे, वो न्याय करते थे, वो सही उत्तर को सही चीज़ के साथ खड़े होते थे, है ना। तो उन्होंने नीति कुशलता की वजह से उनको ये कार्य सौंपा, है ना। तो महाराज ने दीवान को ही उनका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा? सादगी, बल, उदारता या नीति कुशलता? तो आंसर है नीति कुशलता। ठीक है, क्लियर है। चलिए सेकंड वाला देखेंगे बच्चे। तो देखो, सेकंड वाला है, दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निर्णय का क्या कारण था? दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निर्णय का क्या कारण था? भैया बताइए, दीवान साहब क्यों नौकरी छोड़ना चाहते थे? ऑप्शन है, उन परमात्मा की याद, मतलब परमात्मा की याद आ रही थी उनको। बदनामी का भय, कोई बदनामी का भय था कि उनकी कोई बदनामी हो जाएगी अगर उन्होंने ये नौकरी नहीं छोड़ी तो। नेक्स्ट, राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना, मतलब क्योंकि अब वो बूढ़े हो रहे हैं तो अब उनकी अवस्था नहीं रही कि वो राजकाज के काम संभाल सके। या फिर 40 वर्ष की नौकरी पूरा हो जाना, या एक टाइम लिमिट थी कि आपको सिर्फ 40 वर्ष तक की नौकरी करनी है। आंसर बताइए। देखो, क्योंकि वो बूढ़े हो रहे थे तो अब उनकी जो एज थी वो इतनी नहीं रही, अब उनके अंदर इतना कैपेबिलिटी नहीं रही कि वो राजकाज की जिम्मेदारियां संभाल सकें, है ना। तो यहाँ पर बच्चे हमारा सही ऑप्शन है राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना, है ना। तो दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था? कि राजकाज संभालने योग्य शक्ति ना रहना। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? ठीक, ख वाला देखेंगे। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। जी, आपको अपने मित्रों के साथ चर्चा करनी है कि आपने अगर ये आंसर चुने हैं तो क्यों चुने हैं, है ना। देखो, जैसे यहाँ मेरा आंसर रहेगा, दीवान सुजान सिंह राजा के एक विश्वास पात्र होने के साथ साथ नीति कुशल भी थे। राजा उनके इन गुणों को पहचानते थे,
इसी कारण उन्हें उत्तराधिकारी चुनने का कार्य सौंपा। दीवान सुजान सिंह राजा के एक विश्वास पात्र होने के साथ साथ नीति कुशल भी थे। राजा उनके इन गुणों को पहचानते थे, इसी कारण उन्हें उत्तराधिकारी चुनने का कार्य सौंपा। तो ये हो गया सेकंड। राज्य के दीवान सुजान सिंह बूढ़े होने के कारण अब वे राजकाज नहीं संभाल पा रहे थे, है ना। राज्य के दीवान सुजान सिंह बूढ़े होने के कारण अब वे राजकाज नहीं संभाल पा रहे थे। ठीक, क्लियर बढ़िया से। तो इसके साथ बच्चे ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है शीर्षक। शीर्षक में देख लेंगे बच्चे हमारे पास क्या है। देखिए बच्चे, शीर्षक के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने जो कहानी पढ़ी है इसका नाम प्रेमचंद ने परीक्षा रखा है। प्रेमचंद हमारे लेखक अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी का यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर के कारण भी लिखिए। आपने जो कहानी पढ़ी है इसका नाम प्रेमचंद ने परीक्षा रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी का यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर के कारण भी लिखिए। ठीक है, आपने जो कहानी पढ़ी उसका प्रेमचंद्र जी ने, जो हमारे लेखक हैं, उन्होंने इसका नाम परीक्षा रखा है। तो एक रीज़न सोचो कि उन्होंने यही नाम क्यों रखा होगा, और अपने रीजन को सोचने के बाद वो लिखना भी है ना। तो देखो यहाँ मेरा आंसर है, मतलब आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है। जो मैं आंसर लिखा रही हूँ वो है क्योंकि प्रेमचंद्र द्वारा लिखित परीक्षा शीर्षक कहानी का केंद्रीय भाव एक रियासत के दीवान के पद हेतु हर दृष्टि से योग्य, उदार, दयालु तथा नीति कुशल व्यक्ति का चयन है। अतः इन्हीं कारणों से प्रेमचंद्र ने इस कहानी का शीर्षक परीक्षा रखा होगा, है ना। क्योंकि प्रेमचंद्र द्वारा लिखित परीक्षा शीर्षक कहानी का केंद्रीय भाव एक रियासत के दीवान के पद हेतु हर दृष्टि से योग्य, उदार, दयालु तथा नीति कुशल व्यक्ति का चयन है। अतः इन्हीं कारणों से प्रेमचंद्र ने इस कहानी का शीर्षक परीक्षा रखा होगा। ठीक, क्लियर बढ़िया से। ठीक है, देन ख वाला देखेंगे। यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे। आपने यह नाम क्यों सोचा यह भी बताइए। यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे, और आपने यह नाम क्यों सोचा यह भी बताइए। अगर आपको कोई और नाम इस कहानी का रखना है तो क्या रखोगे, और फिर वो नाम क्यों रखोगे उसका रीज़न भी लिखना है ना। तो आंसर है, देखो, यद्यपि इस कहानी का प्रेमचंद्र द्वारा दिया गया शीर्षक परीक्षा सर्वथा उपयुक्त है, तो वो ही सबसे बेस्ट है पहले तो, है ना। तथापि यदि मुझे इस कहानी का कोई अन्य नाम देना होता तो मैं इसका नाम परख रखता। इसका कारण है कि सुजान सिंह ने एक जौहरी के रूप में दया, आत्मबल तथा नीति कुशलता को धारण करने वाले एक व्यक्ति की परख की। यद्यपि इस कहानी का प्रेमचंद्र द्वारा शीर्षक परीक्षा सर्वथा उपयुक्त है, तथापि यदि मुझे इस कहानी का कोई अन्य नाम देना होता तो मैं इसका शीर्षक परख देता। इसका कारण यह है कि सुजान सिंह ने एक जौहरी के रूप में दया, आत्मबल
तथा नीति कुशलता को धारण करने वाले एक व्यक्ति की परख की। ठीक है, क्लियर है बच्चे बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो अपना बच्चे नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए ना। देखो, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव पंक्तियों पर चर्चा। देखेंगे जी इसमें क्या है। कहानी में से चुनकर यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। देखो, आपको नीचे कहानी में से चुनकर कुछ लाइन दे दी गई हैं। हमें उन लाइन्स को ध्यान से पढ़ना है, सोचना है कि हमें इनका क्या अर्थ समझ में आता है। जो भी अर्थ समझ में आया अपने ग्रुप में शेयर करना है और शेयर करने के बाद अपनी जो लेखन पुस्तिका है, मतलब जो नोटबुक है, उसमें लिखना है। सिंपल है ना। तो हमारा क्या है, इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। है ना। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वो जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। है ना। तो हमारे बच्चे क्या पंक्ति है कि सुजान सिंह वहाँ पर अपना एक स्पीच दे रहे, मतलब उनको बोल रहे हैं, बच्चे हुए सारे कैंडिडेट्स पूरी सभा को बोल रहे हैं कि हमें ना इस पद के लिए एक ऐसा पुरुष चाहिए था, ऐसा इंसान चाहिए था जिसके मन में दया हो और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो। है ना। उसके जो दिल है वो उदार हो और आत्मबल ऐसा हो कि किसी भी मुश्किल का वीरता के साथ, मतलब डटकर सामना कर सके। ऐसे लोग वैसे दुनिया में कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो ऑलरेडी कीर्ति और मान के शिखर पे बैठे हुए हैं। है ना। तो इस तरीके से ये पंक्ति है। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ समझ में आया? आंसर में लिखेंगे बच्चे। दीवान सुजान सिंह ने कहा कि दीवान पद के लिए एक ऐसे योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी जो परोपकारी हो, जिसके मन में दुखी व गरीब लोगों के लिए दया का भाव हो। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने स्वयं के बल पर भरोसा रखता है और जो हर परिस्थिति में अपनी वीरता से अपने गुणों का प्रमाण देता हो, वो संसार में यश कमाता है। उसकी सदैव प्रसिद्धि फैलती है और ऐसे गुणवान व्यक्ति संसार में बहुत कम होते हैं। है ना। दीवान सुजान सिंह ने कहा कि दीवान पद के लिए एक ऐसे योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी जो परोपकारी हो, जिसका मन में दुखी व गरीब लोगों के लिए दया का भाव हो। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने स्वयं के बल पर भरोसा रखता हो और जो हर परिस्थिति में अपनी वीरता से अपने गुणों का प्रमाण देता हो, वो संसार में यश कमाता है। उसकी सदैव प्रसिद्धि फैलती है और ऐसे गुणवान व्यक्ति संसार में बहुत कम होते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर बच्चे क्लियर है तो अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव सोच विचार के लिए। सोच विचार के लिए जो टॉपिक है इसको देखेंगे। इसमें कहानी को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए और लिखिए। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए और लिखिए।
देखिए जी, हमें यहाँ कहानी को फिर से पढ़ना है, जो कि हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। और नीचे जो क्वेश्चन है उनके आंसर को पता लगा के लिखना है। जैसे कि बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए। नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए। कौन कौन से प्रयास किए थे जो कैंडिडेट्स आ रहे थे। देखो, जो अपने घर में 9 बजे तक दिन में सोया करते हैं वो आजकल टहलने का उपक्रम करने लगे हैं, है ना। मिस्टर 10 और जो घर के नौकरों को परेशान करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नौकरों से आप और जनाब करके बात कर रहे हैं। एक इंसान जिसको किताबों से नफरत है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ के दिखा रहे हैं। तो हर कोई अपने तरीके से खुद को योग्य सिद्ध करने की कोशिश में लगा हुआ था। ऐसा ही तो था ना। तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे, नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न किए। मिस्टर जो 9 बजे दिन तक सोया करते थे, प्रातः काल में टहलने का उपक्रम करने लगे। मिस्टर स और ज से उनके घर के नौकर परेशान रहते थे, किंतु अब वे नौकरों से आप और जनाब संबोधन के साथ बातचीत कर रहे थे। मिस्टर ल को किताबों से घृणा थी, किंतु वे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने में मशगूल थे। हर कोई अपने तरीके से स्वयं को योग्य सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था, है ना। नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के प्रयत्न किए। मिस्टर जो 9 बजे दिन तक सोया करते थे, प्रातः काल में टहलने का उपक्रम करने लगे। मिस्टर स और ज से उनके घर के नौकर परेशान रहते थे, किंतु अब वे नौकरों से आप और जनाब संबोधन के साथ बातचीत कर रहे थे। मिस्टर ल को किताबों से घृणा थी, किंतु वे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने में मशगूल थे। हर कोई अपने तरीके से स्वयं को योग्य सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था, है ना। ठीक है, क्लियर है। चलिए दिन ख वाला देखेंगे। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गईं। खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें पता चल गईं। देखो, जब उस खिलाड़ी ने किसान को वहाँ ऐसे देखा थोड़ा लटकी हुई सूरत में, तो उसकी चेहरा देखते ही सब पता चल गया कि कितना हेल्पलेस है, इसको ज़रूर मदद की ज़रूरत है। तो बताओ ये खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें पता चल गई बच्चे। देखो, मतलब हुआ क्या था, जैसे खिलाड़ी की निगाह उस किसान की गाड़ी पे पड़ी जो नाले में फंसी हुई थी, तो किसान की चेहरा देखते ही उसको अंदाजा हो गया कि इसने बहुत प्रयास किया गाड़ी निकालने का, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा और इसको मदद की ज़रूरत है ना। तो यहाँ आंसर रहेगा, खिलाड़ी की निगाह किसान की गाड़ी पर पड़ी जो नाले में फंसी हुई थी। उसे किसान की सूरत देखते ही इस बात का अंदाजा हो गया कि बहुत प्रयास करने के बाद भी गाड़ी को नाले के कीचड़ और गड्ढे से नहीं निकाल पाया है। खिलाड़ी की निगाह किसान की गाड़ी पर पड़ी जो नाले में फंसी हुई थी। उसे किसान की सूरत देखते ही इस बात का अंदाजा हो गया कि बहुत प्रयास करने के बाद भी गाड़ी को नाले के कीचड़ और गड्ढे से नहीं निकाल पाया है ना। क्लियर। चलिए दिन ग वाला देखेंगे। मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। किनकी आंखों में सत्कार था और किनकी आंखों में ईर्ष्या थी, बताइए। मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। किनकी आंखों में सत्कार था और किनकी आंखों में ईर्ष्या थी। देखो बच्चे, जो राज दरबार के जो
जो कर्मचारी थे, रईस थे, जब उन्होंने जानकी नाथ को देखा तो उनके मन में आदर था कि चलो ये अब हमारा दीवान है ना। ले, लेकिन जस्ट इसका उल्टा, जो दीवान के पद की प्राप्ति के लिए जो उम्मीदवार आए थे, उनकी आंखों में जानकी नाथ के लिए ईर्ष्या थी। होती है ना, मतलब वो कैंडिडेट इस पद के लिए आए थे, उनको नहीं मिला ये पद, इसको मिल गया। तो जो उम्मीदवार थे जो इस पद के लिए आए थे, उनकी आंखों में ईर्ष्या थी, और बाकी जो वहाँ के कर्मचारी थे, रईस थे, वो सब उसको बड़े आदर सत्कार से देख रहे थे, है ना। तो यहाँ आंसर रहेगा, जब सरदार सुजान सिंह ने राज दरबार में दीवान के पद पर जानकी नाथ के चयन की घोषणा की, तो रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उन आँखों में जानकी नाथ के प्रति आदर और सत्कार का भाव था। इससे ठीक विपरीत दीवान के पद की प्राप्ति हेतु पधारे अन्य उम्मीदवारों की आंखों में जानकी नाथ के प्रति ईर्ष्या का भाव था, है ना। जब सरदार सुजान सिंह ने राज दरबार में दीवान के पद पर जानकी नाथ के चयन की घोषणा की, तो रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उन आँखों में जानकी नाथ के प्रति आदर और सत्कार का भाव था। इसके ठीक विपरीत दीवान के पद की प्राप्ति हेतु पधारे अन्य उम्मीदवारों की आंखों में जानकी नाथ के प्रति ईर्ष्या का भाव था। ठीक है, क्लियर है बच्चे? बढ़िया से। चलिए, अगर क्लियर है तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे बच्चे, जो कि है खोजबीन। खोजबीन के अंदर देखेंगे क्या है। खोजबीन के लिए में है, मतलब खोजबीन वाले टॉपिक में है, कहानी में से वे वाक्य खोज कर लिखिए जिनसे पता चलता है कि अब कहानी में से वे वाक्य खोज कर लिखिए जिनसे पता चलता है। आपको यहाँ एग्जैक्ट वो स्टेटमेंट लिखना है, कहानी में से वो पंक्ति लिखनी है। जैसे क वाला है, शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था, मतलब कहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें इसका मिलेगा। देखो, जब युवक ने किसान की तरफ देखा था ना, उसके मन में एक डाउट हुआ था कि यार इसकी आवाज़ तो सुजान सिंह जैसी लग रही है, चेहरा भी वही है, तो कहीं ये सुजान सिंह ही तो नहीं है ना। तो ये वाली स्टेटमेंट हमको कहाँ मिलने वाली है। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा, उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है। आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है ना। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा, उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है। आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है ना। ठीक है, खौफ वाला देख लेंगे तो, नौकरी के लिए आए लोग किसी तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे। नौकरी के लिए आए लोग बस किसी तरह नौकरी पा लेना चाहते थे। तो जी, इससे रिलेटेड पंक्ति हमें बुक में कहाँ मिलेगी। देखो क्या पंक्ति थी एक्चुअली, वो जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है ना। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है ना। कुछ ऐसा ही तो था, यही पंक्ति तो मैच करती है। ठीक है, क्लियर है।
चलिए अगर क्लियर है तो देखेंगे नहीं अपना नेक्स्ट वन। देखो नेक्स्ट वन में खोजबीन के बाद हमारे पास बच्चे एक टॉपिक है कहानी की रचना। कहानी की रचना में देखेंगे क्या है बच्चे, लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आँख और चेहरे से झलक रही थी। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आँख और चेहरे से झलक रही थी। इन वाक्यों को पढ़कर आँख के सामने थकान से चूर खिलाड़ियों का चित्र दिखाई देने लगता है। हाँ जी, यह चित्रात्मक भाषा है। इसको हम चित्रात्मक भाषा बोलते हैं कि हमने कुछ बोला और वो चीज़ हमारे मतलब सामने ऐसे एज अ इमेज आ गई। ध्यान देंगे तो इस पार्ट में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, कहानी को एक बार ध्यान से पढ़िए। आपको इस कहानी में कौन कौन सी विशेष बातें दिखाई दे रही हैं, अपने समूह में मिलकर सूची बनाइए। कहानी को ध्यान से पढ़िए बच्चे, और इस कहानी में आपको कौन कौन सी ऐसी विशेष बातें दिखाई दे रही हैं, उनकी क्या करनी है, आपको सूची बनानी है। ठीक है, बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं, देखो जब किसी व्यक्ति को पंक्ति पढ़कर चित्र आंखों के आगे आने लगे तो वह चित्रात्मकता होती है। पाठ में निम्न पंक्तियों में चित्रात्मकता प्रस्तुत होती है। जब किसी पंक्ति को पढ़कर चित्र आंखों के आगे आने लगे तो वह चित्रात्मकता होती है। पाठ में निम्न पंक्तियों में चित्रात्मकता प्रस्तुत होती है, जैसे कि देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे थे। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे थे। रंगीन एमा में चौगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। रंगीन एमा में चौगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे, है ना। नेक्स्ट है, वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता। नेक्स्ट है, गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ती और अगर चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती, है ना। गाड़ी ऊपर चढ़ती और अगर चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। नेक्स्ट, बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता। नेक्स्ट है, वह बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता। वह बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता। नेक्स्ट है, किसान ने उनकी तरफ सहमी आंखों से देखा। किसान ने उनकी तरफ सहमी आंखों से देखा। नेक्स्ट, कीचड़ बहुत ज़्यादा थी, वह घुटने तक ज़मीन में गड़ गया। कीचड़ बहुत ज़्यादा थी, वह घुटने तक ज़मीन में गड़ गया। नेक्स्ट, उम्मीदवारों के कलेजे की धड़कन तेज हो रही थी। उम्मीदवारों के कलेजे की धड़कन तेज हो रही थी। नेक्स्ट है, उन आँखों में सत्कार था, इन आँखों में ईर्ष्या। उन आँखों में सत्कार था, इन आँखों में ईर्ष्या। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है बच्चे। चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो हमें नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करना चाहिए ना। देखो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव समस्या और समाधान। समस्या और
समाधान बच्चे इस टॉपिक में देख लेंगे क्या है। देखो, इस कहानी में कुछ समस्याएं हैं और उसके समाधान भी हैं। मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो कहीं उसके कुछ सॉल्यूशन भी हैं। कहानी को एक बार फिर से पढ़कर बताइए। इस कहानी में कुछ समस्याएं हैं तो कुछ उसके समाधान भी हैं। कहानी को एक बार फिर से पढ़कर बताइए। बताना है बच्चे, जैसे कि हमारा क वाला है। महाराज के सामने क्या समस्या थी? उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा? महाराज के सामने क्या समस्या थी और उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा? क्या प्रॉब्लम थी बच्चे महाराज के सामने कि दीवान सिंह अपनी जो नौकरी थी उसको छोड़ना चाहते थे। मतलब जो सुजान सिंह थे वो दीवान की नौकरी छोड़ना चाहते थे। अब इतने सुजान सिंह जैसे अनुभव और नीति कुशल दीवान को छोड़ना नहीं चाहते थे। राजा बहुत समझाया, नहीं माने। तो उन्होंने दीवान की बात तो मानी, लेकिन इसका समाधान क्या खोजा कि तुम ही नया कोई दीवान ढूंढ के लाओगे। अब क्योंकि वो ढूंढेंगे तो अपने जैसे ही ढूंढेंगे, तो उन्होंने इस करके वो समाधान निकाला था, है ना। तो यहाँ आंसर रहेगा, महाराज के दीवान सुजान सिंह अपनी उम्र और परमात्मा की याद के कारण अपना पद छोड़ना चाहते थे। राजा सुजान सिंह जैसे अनुभवी और नीति कुशल दीवान को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। अंततः उन्होंने दीवान की बात मान ली, लेकिन शर्त यह लगा दी कि नया दीवान सुजान सिंह को ही खोजना होगा, है ना। महाराज के दीवान सुजान सिंह अपनी उम्र और परमात्मा की याद के कारण अपना पद छोड़ना चाहते थे। राजा सुजान सिंह जैसे अनुभवी और नीति कुशल दीवान को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। अंततः उन्होंने दीवान की बात मान ली, लेकिन शर्त यह लगा दी कि नया दीवान सुजान सिंह को ही खोजना होगा। ठीक, क्लियर? बढ़िया से क्लियर। चलिए देन ख वाला देखेंगे। दीवान के सामने क्या समस्या थी? उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा? दीवान के सामने क्या समस्या थी? उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा? तो देखो, दीवान के सामने क्या समस्या थी बच्चे? कि भैया अब उसको अपने जैसा एक योग्य उम्मीदवार खोजना है ना। यही तो समस्या थी। अच्छा, उन्होंने क्या समाधान निकाला उसके लिए? सबसे पहले तो एक एडवर्टाइज निकाल दिया, एक विज्ञापन निकाल दिया। उसमें लिख दिया था कि शिक्षा हो ना हो, लेकिन आचार व्यवहार और गुणों में 1 महीने तक परख कर उम्मीदवार चुना जाएगा, है ना। तो उन्होंने इस टाइप से ये सॉल्यूशन निकाला था। तो बच्चे हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं, दीवान के समय योग्य उम्मीदवार खोजने की समस्या थी। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने एक विज्ञापन निकाला, जिसमें लिखा था कि शिक्षा नहीं बल्कि आचार व्यवहार और गुणों को 1 महीने तक परख कर उम्मीदवार चुना जाएगा। दीवान के सामने योग्य उम्मीदवार खोजने की समस्या थी। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने एक विज्ञापन निकाला, जिसमें लिखा था कि शिक्षा नहीं बल्कि आचार व्यवहार और गुणों को 1 महीने तक परख कर उम्मीदवार चुना जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए देन ग वाला देख लेंगे। नौकरी के लिए आए लोगों के सामने क्या समस्या थी? उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा? नौकरी के लिए आए लोगों के सामने क्या समस्या थी? उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा?
क्या समस्या थी जो नौकरी के लिए आए थे? उनके सामने ये समस्या थी कि उनको अच्छा बन के दिखाना था, है ना? इसलिए भैया उनको झूठा दिखावा करना पड़ेगा। और उन्होंने समाधान क्या खोजा कि उन्होंने बड़े बड़े मतलब नम्र व्यवहार अपनाया, प्रातःकाल सुबह उठे, पुस्तकें पढ़ी, इस तरीके का वो दिखावा करने लगे, है ना? तो यहाँ आंसर रहेगा, नौकरी के लिए आए लोगों को अच्छा बनकर दिखाना था। इसके लिए उन्होंने झूठा दिखावा शुरू कर दिया। उन्हें मीठा और नम्र व्यवहार अपनाया, प्रातःकाल पुस्तक पढ़ने इत्यादि दिखावा करने लगे। नौकरी के लिए आए लोगों को अच्छा बनकर दिखाना था, इसके लिए उन्होंने झूठा दिखावा शुरू कर दिया। उन्होंने मीठा और नम्र व्यवहार अपनाया, प्रातःकाल उठकर पुस्तकें पढ़ना इत्यादि दिखावा करने लगे। ठीक, क्लियर? बड़ा से क्लियर है नहीं? चलिए देन मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है बच्चे मन के भाव। मन के भाव के अंदर क्या है वो देख लेंगे। मन के भाव के अंदर है बच्चे, स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी नहीं था। स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी नहीं था। इस वाक्य में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खिंची हुई है। ये सभी नाम हैं, लेकिन दिखाई देने वाली वस्तुओं, व्यक्तियों या जगह के नाम नहीं हैं। ये सभी शब्द मन के भावों के नाम हैं, जैसे स्वार्थ, उदारता और वात्सल्य, है ना? आप कहानी में से ऐसे ही अन्य नामों को खोजकर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। आप कहानी में से ऐसे ही अन्य नामों को खोजकर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। देखो, आप इसी तरीके के कुछ जैसे भावों के नाम जो हमारे चैप्टर में आए हैं, जो हमारी बच्चे इस कहानी में आए हैं, हमें उस टाइप के ना कुछ नाम लिखने हैं। जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं? आत्मबल हो सकता है, आया है चैप्टर में। दया हो जाएगा, धर्म, सत्कार, ईर्ष्या, दृढ़ संकल्प और हिम्मत, इस टाइप के नाम हो जाएंगे ना। जैसे आत्मबल, दया, धर्म, सत्कार, ईर्ष्या, दृढ़ संकल्प और हिम्मत। ठीक है, क्लियर? क्लियर है नहीं? चलिए, अगर क्लियर है तो फिर किस बात की देरी, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव अभिनय। अभिनय के अंदर देखेंगे बच्चे क्या है। देखो, अभिनय मतलब एक नाटक करना होता है। कहानी में युवक और किसान की बातचीत संवादों के रूप में दी गई है ना? यह भी बताया है कि उन दोनों ने ये बात कैसे बोली। अपने समूह के साथ मिलकर तैयारी कीजिए और कहानी के इस भाग को कक्षा में अभिनय के द्वारा प्रस्तुत कीजिए। प्रत्येक समूह से अभिनेता या अभिनेत्री कक्षा में सामने आएंगे और एक एक संवाद अभिनय के साथ बोलकर दिखाएंगे। ठीक है, करना क्या है, कहानी में जैसे युवक और किसान की बातचीत हो रही है ना, उस तरीके से आप कक्षा के कुछ स्टूडेंट, गर्ल और बॉय सामने आएंगे और एक एक मतलब इसको ऐसे प्रस्तुत करके दिखाएंगे। जैसे किसान ने हाथ जोड़कर कहा था, महाराज मेरी समस्या का समाधान कीजिए। ने इसी तो कहा था हाथ जोड़कर कि महाराज मेरी समस्या का समाधान कीजिए। तो एक बच्चा ऐसे किसान बनकर बोलेगा। फिर जो युवक था उसने बड़े गंभीरता से कहा, आपकी समस्या क्या है बताइए, है ना? युवक ने आपकी समस्या क्या है बताइए, बहुत सीरियस होके। फिर किसान ने दुखी स्वर में, दुखी आवाज में, मेरी फसल बर्बाद हो गई है और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। किसान ने क्या कहा थोड़ा दुखी होकर, कि मेरी फसल बर्बाद हो गई और मेरे पास
कुछ भी नहीं बचा है। फिर युवक ने थोड़ा सहानुभूति दिखाते हुए क्या कहा, हम आपकी मदद करेंगे, चिंता न करें। हम आपकी मदद करेंगे, चिंता न करें। इस टाइप से ना, तो इस टाइप से आप अपने मन से यहाँ कोई और सेंटेंस को ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट मैंने आपको इस तरीके से बताया है कि ऐसे करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द जिसमें देखेंगे विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। विद्या कम हो चलेगी लेकिन कर्तव्यहीन नहीं होना चाहिए, कर्तव्यवादी होना चाहिए, कर्तव्य को पालन करने वाला होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखो नीचे है, कम का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है अधिक। हाँ, कम का उल्टा ज़्यादा होता है, तो कम का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है अधिक। इसी प्रकार के कुछ विपरीतार्थक शब्द नीचे दिए गए हैं लेकिन वे आमने सामने नहीं हैं। रेखाएं खींचकर विपरीतार्थक शब्दों के सही जोड़े बनाइए। भैया रेखा खींचनी है और जो सही है उसको मैच करना है, सिंपली है विलोम शब्द करना है ना। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है आना। अब देखो आने का उल्टा क्या होता है जी, जाना, है ना। तो हम आने को सेवंथ वन के साथ मैच कर सकते हैं, जाना, है ना, आना जाना। ठीक है, सेकंड है गुड़। गुड़ का मतलब क्या होता है, गुड़ मतलब कोई क्वालिटी। गुड़ का उल्टा क्या होता है, अवगुण। विलोम शब्द में गुड़ का उल्टा होता है बच्चे अवगुण। तो इसमें गुड़ का उल्टा अवगुण है फोर्थ वाले नंबर पे, तो गुड़ को हम फोर्थ से मैच करेंगे अवगुण के साथ, है ना। गुड़ मैच होगा अवगुण के साथ। थर्ड है आदर। थर्ड है बच्चे हमारे पास आदर। अब आदर को किससे मैच करेंगे, आदर मतलब रेस्पेक्ट करना और रेस्पेक्ट का उल्टा क्या, डिसरिस्पेक्ट करना, तो अनादर, है ना। आदर का होता है अनादर जो कि 9th नंबर पे है, तो आदर को हम मैच करेंगे 9th वाले के साथ, अनादर, है ना। नेक्स्ट है वी हैव स्वस्थ, सॉरी, नेक्स्ट है स्वस्थ। स्वस्थ मतलब एकदम फिट एंड फाइन। स्वस्थ का उल्टा क्या, बीमार टाइप, अस्वस्थ, है ना। तो स्वस्थ का उल्टा होता है अस्वस्थ जो कि स्तंभ 2 में 5th नंबर पे है। तो स्वस्थ का उल्टा हो जाएगा अस्वस्थ। 4th का मैच करेंगे 5th के साथ, स्वस्थ का अस्वस्थ। नेक्स्ट है बच्चे कम। अब देखो कम का उल्टा क्या होता है, कम का ज़्यादा, है ना। अब यहाँ ज़्यादा नहीं दिया लेकिन अधिक दिया है। कम का उल्टा अधिक, अधिक मतलब भी ज़्यादा होता है, तो जो कि है 6th नंबर पे। तो कम को हम मैच करेंगे 6th वन के साथ, अधिक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दयालु। दयालु मतलब जिसमें दया है, तो और उसका उल्टा क्या, जिसमें दया नहीं है, निर्दयी है ना। तो दयालु का हो जाएगा निर्दयी जो कि है 1st नंबर पे। तो दयालु को हम मैच कर सकते हैं निर्दयी के साथ, है ना। तो दयालु का निर्दयी। 7th है योग्य। 7th है योग्य। योग्य को हम मैच करेंगे अयोग्य के साथ। योग्य का उल्टा क्या हो जाता है, अयोग्य, जिसमें योग्यता नहीं है। तो योग्य को मैच करेंगे 8th वन के साथ जो कि है अयोग्य। नेक्स्ट है हमारे पास हार, है ना। अब हार का उल्टा क्या होगा, हारना मतलब जीतना, है ना। तो हार का उल्टा हो गया यहाँ जीत, तो जो कि है हमारा 3rd नंबर पे। तो हार को हम मैच करेंगे 3rd वन के साथ जो कि है यहाँ जीत। नेक्स्ट है आशा। आशा को हम मैच करेंगे बच्चे, आशा मतलब एक उम्मीद और आशा का हो जाता है निराशा, है ना।
जो कि है सेकंड नंबर पे। तो आशा का हो जाएगा बच्चे निराशा। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है नहीं? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो वंस इनको एक बार रीड करेंगे। देखो, फर्स्ट है आना, जिसको हम मैच करेंगे सेवंथ वन के साथ, जाना। सेकंड है गुड़, गुड़ को हम मैच करेंगे फोर्थ वन के साथ, जो कि है अवगुड़। नेक्स्ट है आदर, आदर को हम मैच करेंगे नाइन्थ वन के साथ, जहाँ है अनादर। नेक्स्ट है स्वस्थ, स्वस्थ को हम मैच करेंगे फिफ्थ वन के साथ, जो कि है अस्वस्थ। नेक्स्ट है कम, कम को हम मैच करेंगे सिक्स वन के साथ, जो कि है अधिक। नेक्स्ट है दयालु, दयालु को हम मैच करेंगे फर्स्ट वन के साथ, जो कि है निर्दय। नेक्स्ट है योग्य, योग्य को हम मैच करेंगे एट्थ वन के साथ, जो कि है अयोग्य। नेक्स्ट है हार, हार को हम मैच करेंगे थर्ड वन के साथ, जो कि है जीत। नेक्स्ट है आशा, आशा को हम मैच करेंगे सेकंड वन के साथ, जो कि है निराशा। ठीक, क्लियर बढ़िया से? चलिए देन नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव कहावत। कहावत में देखेंगे क्या है। गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। यह वाक्य एक कहावत है। गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। इसका अर्थ है कोशिश करने पर ही सफलता मिलती है। ऐसी ही एक और कहावत है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैंठ। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैंठ, अर्थात परिश्रम का फल अवश्य मिलता है ना। कहावत ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें लोग अपनी बात को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। आपके घर और आस पड़ोस में भी लोग अनेक कहावतों का प्रयोग करते होंगे। नीचे कुछ कहावतें और उनके भावार्थ दिए गए हैं। आप इन कहावतों को कहानी से जोड़कर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसे एक है, देखो, अध जल गगरी छलकत जाए, मतलब जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका दिखावा करता है। नेक्स्ट है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय निकल जाने के बाद पछताना व्यर्थ होता है। नेक्स्ट है, एक अनार 100 बीमार। कोई एक ऐसी चीज़ जिसको चाहने वाले अनेक हों। नेक्स्ट है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो जो अधिक बढ़ चढ़कर बोलते हैं वे काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, जहाँ चाह वहाँ राह। जब किसी काम को करने की इच्छा होती है तो उसका साधन भी मिल जाता है ना। अब यहाँ हिंट दिया है। विज्ञापन में तो एक नौकरी की बात कही गई थी, लेकिन उम्मीदवार आ गए हजारों। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। तो इस टाइप से बच्चे आपको कुछ सेंटेंस बना बना के इन सारे कहावतों को यूज़ करना है। जैसे देखो, अध जल गगरी छलकत जाए का हम कैसे बना सकते हैं। ज्ञान में अधिक रुचि ना होने पर भी कुछ उम्मीदवार बड़े बड़े ग्रंथों में डूबे रहते थे और अकड़ कर चलते से कहते हैं अध जल गगरी छलकत जाए। ठीक है। नेक्स्ट है, जब पंडित जानकीनाथ का दीवान के लिए चुनाव हुआ तब अन्य उम्मीदवार सोचने लगे कि काश हमने उस समय किसान की मदद की होती तो आज हमारा चयन होता। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। नेक्स्ट है, देवगढ़ में आए सभी उम्मीदवार नम्रता की मूर्ति बने हुए थे, परंतु जब किसान पर दया की बात आई तब सब पीछे हट गए। इसे कहते हैं जो गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं, है ना। नेक्स्ट है,
युवक घायल था, परंतु दूसरों की मदद करने की उसकी चाह के कारण वो किसान की गाड़ी नाले से बाहर निकाल पाया। इसे कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। है ना? क्लियर है? चलिए, अगर बच्चे क्लियर है तो देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है अनुमान या कल्पना से। अनुमान करना है मतलब कुछ आइडिया लगाना है, कुछ हमें जस्ट इमेजिन करना है ना? करेंगे तो इसमें देखेंगे पार्ट से आगे में है दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला। देश के प्रसिद्ध पत्रों में नौकरी का विज्ञापन किसने निकलवाया होगा और आपको ऐसा क्यों लगता है? तो जी सुजान सिंह ने निकलवाया होगा, है ना? क्यों निकलवाया था? क्योंकि उसको कोई अपने जैसा ही चाहिए था, है ना जी? तो यहाँ आंसर लिखेंगे देश के प्रसिद्ध पत्रों में दीवान सुजान सिंह ने विज्ञापन निकलवाया होगा, क्योंकि नए दीवान को चुनने की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी और इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने यह उपाय सोचा, है ना? ख वाला है, इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। विज्ञापन ने पूरे देश में तहलका क्यों मचा दिया होगा? बताइए। क्योंकि ये दीवान की चयन की डिग्री जो थी शिक्षा के आधार पर नहीं थी, बस आचार व्यवहार के आधार पर थी, है ना? कोई बंधन नहीं, किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं। सब लोग बड़े खुश हो गए, क्या हो सकता है हमारा सिलेक्शन हो जाए, कोई शिक्षा वक्षा थोड़ी ना लग रही है, बस अपने व्यवहार ही तो अच्छे बन के दिखाने हैं, है ना? तो यहाँ आंसर रहेगा विज्ञापन में रियायत के लिए दीवान के चयन के बारे में लिखा था। दीवान का चयन शिक्षा की डिग्री के आधार पर नहीं बल्कि आचार विचार के आधार पर किया जाएगा। लोगों को इस ऊंचे पद में किसी प्रकार का बंधन नहीं दिखा, इसलिए सब में खुशी की लहर दौड़ गई, है ना? क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है बच्चे तो नेक्स्ट वन है हमारे पास विज्ञापन। विज्ञापन में देखेंगे क्या है। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में है विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है, जिसमें है कहानी में इस विज्ञापन की सामग्री को पढ़िए। इसके बाद अपने समूह में मिलकर इस विज्ञापन को अपनी कल्पना को उपयोग करते हुए बनाइए। संकेत, विज्ञापन बनाने के लिए आप एक चौकोर कागज पर हाशिया बनाइए, मतलब लाइन खींचिए। इसके बाद हाशिए के भीतर खाली स्थान पर सुंदर लिखाई रंग चित्रों की आदि की सहायता से सभी आवश्यक जानकारी लिख दीजिए। आप बिना रंगों या चित्रों के भी विज्ञापन बना सकते हैं कि एडवर्टाइज बनाना है बच्चे आप खुद करेंगे। ख है आपने भी अपने आसपास दीवारों पर समाचार पत्रों में या पत्रिकाओं में मोबाइल फ़ोन या दूरदर्शन पर अनेक विज्ञापन देखे होंगे। आपने किसी मनपसंद विज्ञापन को याद कीजिए, आपको वह अच्छा क्यों लगता है सोचकर अपने समूह में बताइए। बता सकते हैं कि आपने अगर कोई एड वेड देखा हो तो वो आपको क्यों अच्छा लगता है। डू इट योरसेल्फ। ग है विज्ञापनों के इससे लाभ होते हैं, हानि होती है या दोनों। आपको क्या लगता है एडवर्टाइजमेंट देने से सिर्फ फ़ायदा होता है या नुकसान भी होता है या दोनों होते हैं। अपने समूह में चर्चा कीजिए और चर्चा के बिंदु लिखकर कक्षा में साझा कीजिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आगे की कहानी। परीक्षा कहानी जहाँ समाप्त होती है उसके आगे क्या हुआ होगा। आगे की कहानी अपनी कल्पना से बनाइए। परीक्षा कहानी जहाँ समाप्त हो गई उसके आगे क्या हुआ होगा। वो पंडित आया होगा जानकी नाथ, उसने ढंग से मतलब जैसे सुजान सिंह अपनी नौकरी निभाता था ऐसे ही वो कर रहा होगा। तो इस तरीके से इस कहानी को बच्चे आप आगे बढ़ाएंगे। डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव आपकी बात, जिसमें है यदि कहानी में दीवान साहब के स्थान पर आप होते तो योग्य व्यक्ति को कैसे चुनते। कैसे चुनते भाई, क्या करते, खुद बताएंगे। है यदि आपको कक्षा का मॉनिटर चुनने के लिए कहा जाए तो आप उसे कैसे चुनेंगे।
उसमें किस किस गुण को देखेंगे। गुणों की परख के लिए आप क्या क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे बच्चे? अगर आपको कोई क्लास का मॉनिटर चुनना हो तो खुद करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे नया पुराना। कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। हमारे आसपास अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें लोग नया फैशन या पुराना चलन कहकर दो भागों में बांट देते हैं। जो वस्तु आपके माता पिता या दादा दादी के लिए नई हो सकता है वह आपके लिए पुरानी हो, या जो आपके लिए पुरानी हो वह आपके लिए नई हो। अपने परिवार या परिजनों से चर्चा करके नीचे दी गई तालिका को पूरी करो। आपके लिए क्या नई वस्तुएं? हो सकता है परिवार के लिए वो पुरानी हो, या परिवार के लिए अगर पुरानी है तो हो सकता है आपके लिए नई हो। खुद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वाद विवाद। आपस में हॉकी का खेल हो जाए, यह भी तो आखिर एक विद्या है। क्या हॉकी जैसा खेल भी विद्या है? इस पर कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। इसे आयोजित करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। आयोजित करना मतलब एक वाद विवाद का वो करना है, जैसे डिबेट कंपटीशन टाइप, है ना। कोई बोलेगा हॉकी अच्छी है, कोई बोलेगा हॉकी का गेम एक विद्या नहीं है, कोई बोलेगा है, कोई इसके फेवर में बोलेगा, कोई इसके अनफेवर में बोलेगा, है ना। खुद करेंगे। चलिए नेक्स्ट है अच्छाई और दिखावा। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। अपने समूह में निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए और चर्चा के बिंदु अपनी लेखन पुस्तिका में लिख लीजिए। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार स्वयं को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, जैसे मेहनत करना, कसरत करना, साफ सुथरे रहना आदि, है ना। क्या क्या करते हैं लोग अच्छा दिखाने के लिए? खुद करेंगे। है क्या स्वयं को अच्छा दिखाने में और स्वयं के अच्छा होने में कोई अंतर है? बिल्कुल है। अच्छा दिखाना एक ढोंग करना जो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता, और अच्छा होना कोई ढोंग नहीं करना जो हमेशा चलता है ना। तो ये अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट है परिधान तरह तरह के। कोट उतार डाला। कोट एक परिधान का नाम है। कुछ अन्य परिधानों के नाम और चित्र नीचे दिए गए हैं। परिधानों के नाम इनके सही चित्र के साथ मिलाइए और इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं? जैसे फर्स्ट है दुपट्टा, इसे आपके घर में क्या कहते हैं बच्चे? हमारे घर में चुन्नी कहते हैं। नेक्स्ट है गमछा, जिसको क्या कहते हैं? पटका। नेक्स्ट है लहंगा, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ घाघरा। नेक्स्ट है फिरन, जिसको कहते हैं लबादा। नेक्स्ट है धोती, जिसको कहा जाता है हमारे यहाँ तहमद। कुछ और कहा जाता हो तो बच्चे आप वो लिखिएगा। नेक्स्ट है अचकन, जिसको कहा जाता है शेरवानी। एंड लास्ट वी हैव पगड़ी, जिसे कहा जाता है साफा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास आपकी परीक्षाएं। हम सभी अपने जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाएं लेते और देते हैं। आप अपने अनुभवों के आधार पर कुछ परीक्षाओं के उदाहरण बताइए। यह भी बताइए कि किसने कब कैसे और क्यों वह परीक्षा ली, है ना। कुछ परीक्षाओं के आपको बताने, उदाहरण बताने हैं। जैसे किसी को विश्वास दिलाने के लिए उसके सामने साइकिल चलाकर दिखाना, स्कूटी या घर पर कोई परीक्षा देना, स्कूल या किसी को किसी काम की चुनौती देना आदि। खुद करेंगे। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव आज की पहेली। आज आपकी एक रोचक परीक्षा है। यहाँ दिए गए चित्र एक जैसे हैं या भिन्न? इन चित्रों में कुछ अंतर दिखते हैं। देखते हैं आप कितने अंतर कितनी जल्दी खोज पाते हैं। देखो, दो ऑलमोस्ट सेम चित्र दिए गए हैं। आपको इन चित्रों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं बच्चे? आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो ये आप खुद से देखेंगे, कोई अंतर दिखाई दे रहा हो तो बच्चे आप उसको क्या करेंगे? मार्क करेंगे, ठीक है। इसके साथ हो गया जी ये चैप्टर कंप्लीट।
आई होप ये चैप्टर आपको बच्चे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो फिर कमेंट बॉक्स है ही, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।